दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आप तमाम लोग कल की बिहार की राजनीति में जो भूचाल नजर आया था उससे अवगत हो ही गए हैं। फिर भी जो विधानसभा के अंदर जो माहौल बदला है, जो पार्टी के अंदर जो पार्टी की स्थितियां बनी है सीटों को लेकर के, उसमें भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई है। 74 सीट पहले थे और इन तीनों वीआईपी के विधायकों की सदस्यता लेने के बाद अब पार्टी की सदस्यों की संख्या, एमएलए की संख्या 77 हो गई है, जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में माना जाएगा क्योंकि 75 ही आरजेडी का है। जदयू का 45 है, बीजेपी 74 थी 77 हो गई है, 77 हो गई है, कांग्रेस 19 है, हमको 4 मिला है, इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र जो निर्दलीय हैं वो 1 हैं और लेफ्ट को 16 है और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 सीटें हैं। ये कुल मिलाकर के बिहार विधानसभा में एमएलए की सीटों के आंकड़े हैं और जो आंकड़ा बदला है वो सबसे अप्रत्याशित आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि बिहार विधानसभा में अब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देखी जा रही है। अब यहां से बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या मुकेश सहनी का राजनीतिक कैरियर यहीं तक रहेगा या सफर चलता भी रहेगा। दूसरी कि मुकेश सहनी के साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले चिराग पासवान इस पॉलिसी को भोग चुके हैं। और सबसे अहम चीज जो है कि मुकेश सहनी के विधायक ने मुकेश सहनी का दामन छोड़ने के बाद, वीआईपी को छोड़ने के बाद जो आरोप लगाए हैं वो सबसे अजीबोगरीब आरोप है। उन्होंने मुकेश सहनी को तानाशाह तक कहा है। अब स्थितियां यह है कि क्या मुकेश सहनी जो स्वयं चुनाव लड़े और स्वयं का सीट भी नहीं जीत पाए थे, अब जो उनके सहयोगी साथी थे वो भी उनका साथ छोड़ करके निकल गए हैं, तो एमएलसी के चुनाव में आखिर कैसे वीआईपी किस तरीके से चुनाव को लड़ेगी, ये तमाम चीज अभी अधर में लटका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी काफी नाराज चल रही थी मुकेश सहनी के व्यवहार से, और मुकेश सहनी के जो विधायक थे बताए जाते हैं कि वो भाजपा के ही पहले से कार्यकर्ता थे, जो कि टिकट ना मिलने से वीआईपी से टिकट लेकर के चुनाव लड़े थे। और जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुकेश सहनी ने योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला था तो नाराजगी बेहद बढ़ गई थी। एक कारण सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव ही नहीं है दोस्तों, इसके बाद भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स की चर्चा मैं कर रहा हूं। एक पॉइंट तो यह था कि सत्ता में मंत्री के पद पर बने रहने के बावजूद भी मुकेश सहनी ने तेजस्वी यानी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को कहा था कि 2.5 साल का हम लोग कार्यकाल रखें। एक ऑफर टाइप का उन्होंने दे डाला था, जिसे भारतीय जनता पार्टी या आप कहें तो एनडीए के लिए नागवार गुजर रहा था, क्योंकि आरजेडी को विधानसभा में 75 सीटें 75 सीटें और भारतीय जनता पार्टी अब जाकर के 77 सीट, जो कि पहले से 74 था, 74 था, अब 77 हो चुका है। तो बीजेपी अब विधानसभा में बड़ी पार्टी के रूप में है। देख, यहां तो बिहार में तो कुछ ऐसा है नहीं कि संवैधानिक तरीके पर कि जो बड़ी पार्टी है उसका मुख्यमंत्री बनेगा। यहां तो जो सबसे छोटे पार्टी होते हैं उसका सीएम हो जाता है। यहां तो कुर्सी की राजनीति होती है और कुर्सी की राजनीति में युवाओं को की भागीदारी को लेकर के आपने देखा होगा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा पूरे भारत में पैदल यात्रा किया जा रहा है और उनका यह मांग था कि राजनीति में 80% भाग हिस्सेदारी युवाओं की हो। लेकिन ये जो युवा वर्ग के लोग हैं, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, पप्पू यादव, ये तमाम लोग जो बिहार में एक चेहरे के तौर पर
उभरे थे और बहुत कम समय में उभरे थे, इनके राजनीतिक कैरियर पर आखिर ग्रहण कौन लगाता है? ये ग्रहण लगाने वाले लोग कौन हैं? ये विधानसभा को मंडी बनाने वाले लोग कौन हैं? तो ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में इस तरीके की मंडी लग जाना, सज जाना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं कही जा सकती है, चाहे वो लोकतंत्र के लिए हो, आम जनमानस के लिए हो या जनप्रतिनिधि के लिए हो। उनके भी चरित्र होते हैं, जनप्रतिनिधियों के भी चरित्र को पब्लिक आंकती है और इन्हीं सब कारणों को लेकर के एक वक्त आता है जब पब्लिक एनॉयड हो जाती है। तो कुछ कारण हैं और जो कि मैं आपको बता रहा हूं, वीआईपी में जो टूट हुआ है वो वीआईपी के लिए आत्मघाती है, क्योंकि वीआईपी के बारे में जो विधायक जो उनके आए हैं, बीजेपी में जो शामिल हुए हैं, उनका कहना है कि मुकेश सहनी तानाशाह हो गए थे, वो पार्टी में किसी की सुनते नहीं थे। और इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो व्यवसाय करते थे, मुंबई से आए और राजनीति को भी व्यवसाय के तौर पर उपयोग कर रहे थे। ये सबसे बड़ा आरोप है कि राजनीति को, पॉलिटिक्स को एक व्यावसायिक रूप दे रहे थे। हो सकता है कि आने वाले वक्त में मंत्रिमंडल से मुकेश सहनी को निकाला ही ना जाए, बल्कि अगर महत्वाकांक्षा के वजह से, चूंकि अति महत्वाकांक्षी मुकेश सहनी का नेचर है कि वो अति महत्वाकांक्षी हैं, तो मुकेश सहनी हो सकता है कि कोई बड़ी रैलियां भी कर डालें। हो सकता है कि अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर के गांधी मैदान पटना में कोई अच्छा कार्यक्रम करें या कहीं भी एक सम्मेलन कर सकते हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए, क्योंकि वो अपने नाम से पहले सन ऑफ मल्लाह भी लिखते हैं और निषाद के समूहों का नेतृत्वकर्ता बिहार में माने जा रहे हैं। तो जैसे ही ये स्थितियां आएगी मुकेश सहनी को, तो मैं आगाह करना चाहूंगा और आप तमाम लोगों को मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि हो सकता है तो मुकेश सहनी को के संपत्ति की जांच भी कहीं कराई जाए, क्योंकि लोगों में एक बात तो फैल ही गई है कि बिहार के मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री के रूप में अगर कोई देखा जा रहा है तो वो है मुकेश सहनी। अब मुकेश सहनी का यहां से रणनीति क्या होगा? एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी को उतारने को लेकर के भी एनडीए खफा थी, नाराजगी थी, लेकिन जब मुकेश सहनी खड़ा कर दिए कैंडिडेट और उनके ऊपर इस तरीके से नाराजगी को व्यक्त किया गया है, तो जदयू जो साथ में खड़ी है, जदयू जो इनके मतों से सरकार चला रही है, वो अगर केंद्रीय मंत्री का पुतला दहन कर रही है तो इसका क्या असर होगा आने वाले वक्त में, ये भी आपको दिख जाएगा। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा बीडी न्यूज बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार जाते जाते और कह देता हूं कि एमएलसी चुनाव अब क्या करवट लेगी वीआईपी पार्टी, ये अहम चीज है। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। मैं अब अनुरोध करूंगा माननीय विशु यादव जी से कि वो आप सभी को संबोधित करें। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठनकर्ता मानवर संजय जायसवाल जी इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के कुशल उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी, श्रीमती रेणु जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भूमि सुधार मंत्री जी और हमारे साथी मनवर विधायक राजू जी, सवर्णा सिंह जी और सभी विधायकगण, दरभंगा के लोकप्रिय विधायक संजय सरावगी जी, जीवेश जी, बिहार सरकार के मंत्री और सभी नितिन जी, सभी छायाकार और पत्रकार भाइयों, मैं मनवर प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूं।
भारतीय जनता पार्टी के आदेश से ही 2015 में मैं अलीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में भी मुझे अलीनगर से चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया था। लगातार 5 वर्ष तक वहां मेहनत कर रहे थे और 20 में भी पार्टी ने मुझे आदेश दे दिया था जो आप जाइए और वहां से अपनी तैयारी करिए, नामांकन करिए। जब मैं प्रदेश कार्यालय के गेट पर पहुंचा था तो देश के नेतृत्व से, राज्य के नेतृत्व से टेलीफोन हुई जो आपको वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ना है। मैं उस समय 2015 में भी पार्टी का आदेश माना था और 2020 में भी पार्टी का आदेश मानकर ही वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। आज के तारीख में राज्य के हित में, राष्ट्र के हित में पार्टी का निर्देश हुआ जो आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2020 में भी आपको मैंने टिकट दिया था और 15 में भी दिया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की नींव देश और राष्ट्र में मजबूत करने के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय राजू सिंह जी से कि वह सभी मीडिया को संबोधित करें। आज इस भारतीय जनता पार्टी पटना स्थित कार्यालय के कलास्पति सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री नेहरू जी, मंत्री रामसुब्रत राय जी, बड़े भाई जयदेश जी, नितिन नवीन जी, संजय मयूर जी, दिवेश जी, साथी विश्वलाल जी, स्वर्णा जी और साथ में यहाँ पे आप तमाम उपस्थित आज शहीद आजम भगत सिंह के इस अवसर पे जो हम लोग आज पार्टी के पूरा घर वापसी किए हैं, आप तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं और कुछ बात जरूर बताना चाहेंगे। 2005 से हम लोग, मैं 2005 से बिहार विधानसभा का सदस्य रहा एनडीए के रूप में। 2015 में भारतीय जनता पार्टी, 2015 नहीं बल्कि 2013 में ही कुछ ऐसी परिस्थितियां आई थी जिस परिस्थिति के कारण एनडीए गठबंधन से कोई दल अलग हुआ था, लेकिन हम लोगों की सोच शुरू से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रही है। इसलिए जब कोई दल अलग हुआ तो दूसरे दल के साथ विधायक रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाना और आज तक अभी भी दूसरे दल में जाने के बाद भी वीआईपी से टिकट जरूर मिली, सिंबल जरूर मिला, लेकिन अपने आप को कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं रखा और इस कार्यालय में भी मेरी उपस्थिति हमेशा होती रही। जैसे मैं कभी समझ नहीं पाया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं। आज एक ऐसी समस्या बनी, ऐसा समय आया, सौभाग्य की बात है कि जो पार्टी के हमारे मुखिया थे वो बार बार पार्टी के साथ भी है, गठबंधन में भी है, गठबंधन में नहीं भी है, लेकिन उसकी अंतिम जो सबसे खराब स्थिति होती है, एनडीए चुनाव कोजहा में लड़ रही है और कोजहा में जाकर के अपने वीआईपी से फिर किसी को नॉमिनेशन करा देना, तो लाजमी सी बात हो रही थी कि एनडीए का वो बात नहीं रहे। और जब एनडीए के बात नहीं रहे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के बात नहीं रहे, और हम लोग जो राजनीतिक कर रहे हैं, राजनीतिक में शुरू से ही बोलते आया हो कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है और देश हित में, जनहित में, राज्य हित में इस पार्टी के साथ ही आगे रहना है। इसलिए हम लोगों ने आज निर्णय लिया, सामूहिक रूप से 3 लोगों ने निर्णय लिया और निर्णय लेकर के अपने निर्णय को अध्यक्ष जी को अवगत कराया और अभी जाकर के हम लोगों ने विधानसभा में अपना पूरा का पूरा समर्थन देकर के भारतीय जनता पार्टी से फिर अपने घर में वापस हुआ। इसके लिए मैं अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय स्वर्णा जी से कि वह मीडिया को संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बैठे सभी बड़े बुजुर्ग, नेतागण, मंत्रीगण और जितने मीडिया पर्सन सभी का अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप ज्यादा तो नहीं बोल सकती, बस आपको 2 शब्द ही समझाती हूँ कि मैं दिलो दिमाग से बीजेपी की।
मैं बचपन से बीजेपी थी, मैंने बचपन से ही अपने पिताजी को देखा, वो बीजेपी में थे। मेरी शादी हुई, जब मैंने मेरी शादी करके आई तो मेरे ससुर जी भी बीजेपी में थे, तो मेरा परवरिश हुआ वो बीजेपी में ही हुआ। इसलिए मेरा शुरू से ही मेरा दिल और दिमाग बीजेपी का था। मैं सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं उनका जो लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास, उसी पथ पे मैं चलना चाहती हूँ। अपने क्षेत्र में अपने मिट्टी से जुड़कर काम करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं वापस उनके घर वापस लौटा हूँ। वैसे तो मैं बीजेपी की थी, लेकिन आज पूरी तरीके से प्रसन्नता हुई कि मैं वापस आई बीजेपी में लौट के। इसके लिए मैं अपना दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और अपने अध्यक्ष जी संजय जायसवाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।